कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध के मैदान से, जहाँ पर एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कई सारे योद्धा उनके सामने खड़े होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हैं? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह इंसानों की दुनिया को चारों तरफ से धुएं से घेर लेता है और कोई भी यह नहीं जानता कि वहाँ पर क्या होता है। लेकिन जिस जगह पर भी ये धुआं पहुँचता है वहाँ पर एक भी चीज जिंदा नहीं बचती। अगर इंसान जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें इस परछाई की दुनिया पे कब्जा करना होगा। वहीं पर एक बंदा उनमें से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और वह ड्रैगन से कहता है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। यह सुन के उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए राफेल अपनी शील्ड लेकर आगे आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो अटैक उन तक पहुंचता वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डेसर ने अपने स्पेल्स का यूज करके उसे रोक दिया है। उसके बाद भी ड्रैगन उन पे फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी डेसर ने उसको रोक दिया था। उसके बाद कहता है कि उसने उसके मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ड्रैगन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। और जब वो ड्रैगन उन पे हमला करना चालू करता है तो तभी राफेल को चमकने का मौका मिल जाता है और वो वेरियस और मेजर्स के साथ उस पर ड्रैगन पे हमला कर देते हैं। और इसमें वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और उसी पर ये लड़की उस ड्रैगन पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस ड्रैगन के हारने के बाद भी सभी लोग खुश हो जाते हैं और डेसर भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी क्लियर होने का मैसेज नहीं आया था और ना ही वो लोग अपने घर वापस जा पाए थे। तब वो कहता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे यकीन है कि हम जल्दी अपने घर वापस जाएंगे। और भाई साहब, उस ड्रैगन से 15 करोड़ लोग लड़े थे पर सिर्फ 6 ही लोग बचे हैं। और यह सुनकर डेसर याद करने लगता है कि उसने उस लड़ाई में कितने सारे लोगों को खो दिया है। तभी शीला कहती है कि वे अभी अभी जीते हैं, उन्हें यह सब सोच के दुखी नहीं होना चाहिए। राफेल की तारीफ करती है क्योंकि उसने ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। अरे नहीं, हम सिर्फ डेसर की वजह से जीत पाए हैं। राफेल सच कह रहा था, अगर डेसर ना होता तो कभी नहीं जीत पाते। तुम इतने ताकतवर कैसे हो, फिर भी तुम्हें कोई नहीं जानता? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई इस ड्रैगन के अटैक को सील कर पाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। उसके बाद राफेल उनसे पूछने लगता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद वो लोग क्या क्या करेंगे। जॉर्ज कहता है कि उन्हें सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को दोबारा रोकना होगा। इसके बाद वो ऐसे भी यही पूछता है, लेकिन जवाब देने की वजह वो उसे घूरने लगती है जैसे कि वो उसे समोसा चुरा के भाग गया हो। वही डेसर एक लड़की को याद करता है जो कि इस लड़ाई में मारी गई थी। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उस ड्रैगन के अंदर से मेजर्स की एनर्जी बाहर आने लगती है। जॉर्ज कहता है कि ये सब उस ड्रैगन के हार्ट की वजह से हो रहा है, जो ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है और ब्लड सर्कुलेट रुकने की वजह से माना कहीं नहीं जा पा रहा है। यानी वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होने वाला है। वो लोग खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाते हैं, लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो शील्ड भी नहीं रोक पाती और डेसर भी अपनी पावर से उसे रोक नहीं पा रहा था। क्या इतना सब कुछ करने के बाद वे लोग फिर से मारे जाएंगे? लेकिन जब डेसर की आंखें खुलती हैं तो वो अलग ही जगह पर था और एक लड़की स्टेज पर चढ़कर हेब्रन अकेडमी का स्वागत करती है। और यह वही अकेडमी है जिसमें वो ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजेट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा और सिर्फ 600 स्टूडेंट्स इस अकेडमी में अटेंड हो पाएंगे और इस टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा, जिसे सिर्फ उन लोगों ने टेस्ट के लिए बनाया था। और वह साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर दी है। साल सुनते ही डेसर एकदम चौंक जाता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। ड्रैगन से हमने 3616 में लड़ने गए थे, जिससे साथ हमारी लड़ाई पूरे 10 साल तक चली थी, जिसमें हमने सब कुछ खो दिया था। अब डेसर को यकीन हो चुका था कि वो सच में पास्ट में आ चुका है। तभी एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट लेडोरिया उसके सामने आ जाती है, जो कि उसकी मेंटोर है। मुझे याद है कि ये लड़की एकदम जीनियस फायर मेज है और इसे अपनी एकेडमी में रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली थी। और इसकी प्रोफाइल चेक करते वक्त लेडोरिया को पता चलता है कि ये एकदम आम इंसान है, यानी अगर वह टेस्ट को कंप्लीट भी कर देता है तो भी उसे बीटा क्लास ही मिलेगी। मुझे पता है कि स्कूल में नोबल्स के बच्चों को अल्फा क्लास में रखा जाता है और कॉमनर्स के बच्चों को बीटा क्लास में, इसीलिए अगर कॉमनर्स के पास टैलेंट भी होता है तो तब भी उनको कोई भी मतलब नहीं है उसका। उसके बाद लेडोरिया उसे हॉल में ले जाती है और जहाँ सभी स्टूडेंट फैसिलिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। सारे स्टूडेंट हैरान होते हैं, पर तुम जरा भी हैरान नहीं दिख रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हैरान हूँ, बस मेरा चेहरा ही वैसा है। उसके बाद लेडोरिया उसे टेस्ट के लिए ले जाने लगती है। तभी स्टूडेंट पीछे से लेडोरिया का नाम लेकर बुलाता है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? लेडोरिया उसे बताती है कि ये घटिया इंसान एक नोबेल है और इसका नाम एलाइम है। इसका नाम सुन के डेसर को याद आता है कि एलाइम वही वाटर मेज है। बटली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? रास्ता भूल गई है क्या? चिमकांडी से भूल मत, इसी बटली ने तुझे हराया था। यह सुनकर वह चुप हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डेसर एक कॉम्बिलर है और उसको मजाक उड़ाने लगता है कि वे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तभी सभी स्टूडेंट को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लेडोरिया अब गुस्से में आ चुकी थी और डेसर से कहती है कि अगर वह एग्जाम में पास नहीं होता है तो वो उसे चप्पल से दौड़ा कर मारेगी। हॉल में पहुंचते ही डेसर इधर उधर एक लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि इधर उधर वह मुंडी घुमाता हुआ बेवकूफ लग रहा है। वहीं पर उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह रोमांटिका ही थी और डेसर कहता है कि वो उस हादसे को दोबारा नहीं होने देगा। इसके बाद वो रोमांटिका को बुलाने लगता है, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वह पूछने लगती है कि तुम उनके नाम को कैसे जानते हो? डेसर कहता है कि उसने उसके नाम को स्क्रीन पर देखा था और वे दोनों एक ही टेस्टिंग ग्रुप में। रोमांटिका उसे गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है। तो कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें खोने के बाद मेरा क्या हाल हो गया था, लेकिन इस बार मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद लेटोरिया उसके पास आकर बोलती है कि वो ग्रुप डी में है, पर टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड में रेस करनी होगी। लेकिन यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, अगर कोई ज्यादा घायल हो जाता है तो वह आसानी से बाहर आ जाता है। घायल? पर रेस में घायल कैसे होगा? तभी वहाँ पर एलम आ जाता है और बताता है कि इस रेस में मैजिक का यूज करना अलाउड है।
तो लोग घायल तो होंगे ही। इसके बाद वह उनसे मिलाता है जिसका वो मेंटोर है। इस लड़की का नाम स्टार है और ये एक मैजिक नाइट है। डेसर उसे अच्छे से जानता था, जो कि एक आइस मैजिक नाइट है और साथ ही वह विजन मैजिक का यूज कर पाती है, जिसे इन्वर्स करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके एक पावरफुल और भरोसेमंद साथी बनी थी। क्या हुआ, इसको देख के तुमने पहले ही हार मान ली क्या? गुस्से में लेडोरिया कहती है कि चाहे उसके हाथ पैर टूट जाएं, पर उसे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। उसके बाद उन सभी के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिसमें घुसते ही वो शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अनाउंसर उन्हें बताता है कि वो किसी भी मैजिक का यूज वहाँ पर कर सकते हैं और किसी को भी घायल कर सकते हैं, और जो भी 3 लोग सबसे पहले इस टेस्ट को पार करेंगे वही क्वालिफाई हो पाएंगे, और जो सबसे ज्यादा डैमेज होगा उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर डेसर सोचता है कि जब दुनिया खत्म हुई थी तो ये लड़की भी मेरे साथ थी, पर इसको अब कुछ याद भी है या सब भूल चुके हैं। तभी वो लड़की डेसर का नाम लेती है और ये सुन डेसर एकदम चौंक जाता है। क्या वो मुझे जानती है? तब वो बताती है कि नहीं, मैंने तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखा था, और कहती है कि तुम्हारा सर्कल सबसे लो है और तुम सबसे ज्यादा डाउन हो, और तुम जैसे बंदे इस जगह पर आते ही क्यों हैं? तुम जैसे लोगों को घुसने कौन देता है यहाँ पर? और तुम्हारी मुझे आंखें भी खराब लगती हैं क्योंकि तुम मुझे कब से घूरे जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ओह धन्यवाद मल्लिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट शुरू होता है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वही लड़की सबसे आगे निकल जाती है, जिसका नाम एसेस्ट होता है, और उसके पीछे सारे बाकी के बंदे होते हैं, और उनके पीछे डेसर और रोमांटिका आते हैं, और वो भागते भागते एक प्यारे से मॉन्स्टर को डरा देते हैं, और तब वो उससे माफी मांगती है। डेसर कहता है कि तुम अभी भी मुझे सॉफ्ट सी लग रही हो, और वो कहती है कि सॉफ्ट से तो तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? और कहती है कि तुम मेरे कोई लुच्चे लफंगे आशिक तो नहीं हो। और डेसर फिर से हंसने लगता है और भागने लगता है। तब वो गुस्सा हो जाती है और उस पे चिल्लाने लगती है। और जब वो लोग भाग रहे थे तो सामने से एक अटैक आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, पर डेसर रोमांटिका को धक्का मार के उसे बचा लेता है। उसका अटैक रोकने के लिए वो लड़का गुस्सा हो जाता है और डेसर पे अटैक कर देता है, और उसके अटैक को रोमांटिका रोक देती है। उसके बाद वो उस लड़के को हरा भी देती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और फिर वो डेसर से माफी मांगती है और थैंक यू बोलती है कि मुझे बचाया तुमने। पर डेसर बेशरम बंदा अभी भी उसे देख के हंसे ही जा रहा था। ये देखकर वो एकदम चिढ़ जाती है और मन में सोचती है कि उसे अपनी एबिलिटी एंड में यूज करनी होगी, पर सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि उसे अपनी एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। और वहीं सभी प्रोफेसर उन लोगों को देख रहे थे और देख रहे थे कि सभी मैजिक नाइट उनके पास आते जा रहे हैं, और ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और वो देखते हैं कि डेसर भी बहुत ही पीछे रह चुका है। ये देख के वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे साला कॉम्बिनर है, इसको पीछे ही रहना चाहिए। और वहीं 2 लोग उस लड़की के पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि उनको भी पास होना था, पर उन्हें कोई तेज हवा उनको पीछे ढकेल रही थी, और वो हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके ऊपर एक पेड़ उठता है और उनके ऊपर गिर पड़ता है, जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और एडजस्ट भी उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, और हमें पता चलता है कि ये सारी पावर रोमांटिका की थी। और डेसर कहता है कि अब तो हम 3 ही बचे हैं, तो हम तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। तभी वो लड़की कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अगर तुम चाहो तो खुद से बाहर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगी। और भाई साहब डेसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी उसको देख के हंसे जा रहा है। ये देख के रोमांटिका एकदम चिड़ी हुई है और उस पे भयंकर अटैक करने वाली है, पर फिर भी वो साला हंसे ही जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। और फिर रोमांटिका उस पे हमला कर देती है, और भाई साहब वो सोचती है कि अब तो वो डिस्क्वालीफाई हो ही गया होगा, पर डेसर फिर से वहीं पे खड़ा होता है और मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी पावर कमाल की है, और कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफी है, पर तुम पे निशाना लगाना नहीं आता, तुम्हारा निशाना साइड में निकल जाता है, कोई सीधे आता ही नहीं है। ऐसे ही अगर रहा ना तो तुम तो मारी जाओगी एंड में। उसके बाद रोमांटिका कहती है कि मरने से क्या मतलब है, मैं तुमको मार दूंगी, रुको मैं अभी तुम पे दोबारा से हमला करती हूँ। और वो फिर से बहुत सारे सर्कल जनरेट करती है और उस पे हमला कर देती है। डेसर इनवर्स मैजिक का यूज करते उसके अटैक को साइड में कर देता है। ये देखकर रोमांटिका एकदम चौंक जाती है और सोचने लगती है कि ये सच में इनवर्स मैजिक का यूज करता है, पर वो सोच रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक कॉम्बिनर है। और फिर रोमांटिका सोचती है कि ये ऐसे कैसे यूज कर पा रहा है, इसको तो मुझसे ऊपर लेवल का होना चाहिए तभी ये मैजिक यूज कर सकता है, पर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और वो उस पे फिर से अटैक कर देती है। उसके बाद डेसर थोड़ा फ्लैक्स करने लगता है और उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, बल्कि अपने हाथ से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो एकदम चौंक जाती है रोमांटिका। उसके बाद डेसर कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी खतरनाक है, पर इतना भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको, और इतना मैजिक तो बिल्कुल भी काफी नहीं है एंड वाले युद्ध के लिए। ये सुन रोमांटिका समझ ही नहीं पाती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। उसके बाद डेसर उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही एक स्पेल कास्ट करता है और एकदम भाग के उसी लड़की के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वही लड़की सोचने लगती है कि इसने आकर रोमांटिका को हरा कैसे दिया, और ये मुझे भी हराने की सोच रहा है, रुको इसको अभी बताती हूँ। और वो बहुत सारे मैजिक सर्कल वहाँ पर जनरेट कर देती है और डेसर के ऊपर हमला करने लगती है। और डेसर ये देख के उसके सर्कल्स को एनालाइज करने लगता है, लेकिन जब तक वो एनालाइज कर पाता तब तक वो लड़की उस पर हमला कर देती है, और वो हमले उस तक पहुँचते तब तक वो इनवर्स मैजिक का यूज करके उनकी डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। उसके बाद वो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर एक इतना जल्दी अटैक करती है ताकि वो उसको एनालाइज कर ना पाए। लेकिन अपना बंदा भाई साहब डेसर इतना ज्यादा कमाल का होता है कि उसके अटैक को रास्ते में ही एनालाइज कर लेता है और उसको अपने पीछे गिरा देता है। पर वो जानबूझ के ऐसा करता है, पता है क्यों? उसकी वजह ये थी कि वो उसके अटैक को यूज करके सबसे पहले आगे तक पहुंच पाए। भाई साहब ये देख के तो वो लड़की एकदम चौंक जाती है, जिसका नाम एडजस्ट था, ठीक है। भाई साहब ये देखकर तो एडजस्ट एकदम चौंक जाती है कि भाई ये ऐसा कर कैसे सकता है, कितना संकी है ये बंदा। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लड़की उसको देख तक नहीं पाती है, और वो कहता है कि हमारा गोल किसी को हराना नहीं था बल्कि एंड लाइन तक पहुंचना था। एडजस्ट सोचने लगती है कि भाई साहब एक कॉम्बिनर ने मुझ जैसे नोबल को हरा दिया है, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सोचते सोचते वो वहां से चली जाती है, पर डेसर को मैच जीत के कोई खुशी नहीं मिल रही थी और वो अपने दोस्तों को देखने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि इतना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है उस ड्रैगन को हराने के लिए, हमें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ
तरफ हम देखते हैं कि ये लड़का डांटे कुछ लोगों को हरा देता है और उस मैच का विनर बन जाता है और वो रोमांटिका को देख के एकदम अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देने लगता है, साला ठरकी। तभी हम देखते हैं कि सभी प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि बस अच्छा हुआ कोई भी कॉम्बिनर हमारी क्लास में नहीं जा पा रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी क्लास में कॉम्बिनर पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तो स्कूल में भी नहीं घुसने देना चाहिए। तभी वो बुड्ढा उनके सामने बोलने लगता है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कॉम्बिनर जो कि अल्फा क्लास में जाने वाला है जिसके बारे में खुद इन्होंने हाँ बोला है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे अपना अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और तभी डेसर भी अपना रिजल्ट देखता है। तब उसको पता चलता है कि वो भी बीटा क्लास में आ चुका है फाइनली, पर उसको कोई भी खुशी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। पर रोमांटिका ये देखकर एकदम चौंक जाती है और अपनी क्लास में जब जाती है ना तो बिल्कुल सैड सी हो जाती है, पता नहीं क्यों। सर बोलने लगता है कि सभी लोगों की रैंक पे ही उनकी क्लासें बेस्ड होती हैं और अगर तुम लोगों को अल्फा क्लास में जाना है तो तुम्हारा सर्कल 2 होना ही चाहिए और अगर तुम्हारा सर्कल 2 नहीं है तो तुम एक नाली के कीड़े हो। रोमांटिका सोचने लगती है कि मेरा सर्कल तो B है, फिर भी मुझे इस बीटा क्लास में क्यों फेंक दिया गया। और उसकी नजर बगल में जाती है तो वो देखती है कि वहीं पर डेसर भी बैठा था, उसने तो उस इतने शक्तिशाली मैजिक नाइट को भी हरा दिया था, फिर भी उसको इसी क्लास में डाल दिया गया है, ऐसा क्यों। डेसर फिर से उसको देख के स्माइल करने लगता है, ये देख के वो एकदम फिर से चिढ़ जाती है। डेसर उस प्रोफेसर लड़की से बात कर रहा होता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरा नाम असेंबली में रखा। पर वो लड़की कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा नाम अब भी अल्फा क्लास में नहीं लिखवा पाई। सोचने लगता है कि ये एकदम नाइंसाफी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे लोगों का टैलेंट तो उन्हीं के अंदर ही रह जाएगा, बाहर ही नहीं आ पाएगा। पर रोमांटिका बैठी बैठी उदास हो रही होती है और तभी वहाँ पर ये बंदा आ जाता है जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा खड़ूस सा लग रहा है और वो बोलता है कि रोमांटिका ही हो ना। कहता है कि मैं कुछ ही टाइम में ब्लू मून अकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल अकेडमी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ और उसमें हिस्सा भी दिला दूंगा। रोमांटिका सोचती है कि ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है कि अगर मैंने इसकी बात मान ली तो शायद मुझे अल्फा क्लास में भी जाने का मौका मिले। तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इसके बदले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। भाई क्या ना इंसाफी है। रोमांटिका एकदम शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि हमने तो एक दूसरे को पहली बार देखा है। पर वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देते हुए देखा था और मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हें उन बीटा क्लास वाले घटिया लोगों से दूर रखना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। और वो उसको एक गिफ्ट दे देता है, वो गिफ्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करते हो। डेसर भी आ जाता है, उसको देखकर रोमांटिका एकदम डर जाती है और पलट जाती है। तभी डेसर कहता है कि मैं भी तुमसे वही पूछने आया हूँ जो कि नेटा पूछने आया था। नेटा मतलब वही पागल बंदा। कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे पागल के साथ कौन डेट पे जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ पैसे लेकर भी ना जाऊँ, कि मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया कि तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन होगी। रोमांटिका कहने लगती है कि नहीं, हंसने लगती है और कहती है कि चुपचाप उल्टे पैर वापस लौट जाओ। ये सुन के उदास हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती होने वाली है और वो उसके टेबल के सामने एक पर्ची रख देता है और कहता है कि जब तुम अकेली हो तभी इसको पढ़ना। फिर रोमांटिका सोचने लगती है इसने कुछ फालतू ही उसमें लिखा होगा और डेसर कहता है कि इसको पढ़ने के बाद तुम जला देना। और वो लेटर जब पढ़ती है रोमांटिका तो एकदम गुस्से में आ जाती है, पता नहीं क्या लिखा है। सोचने लगती है कि ये डेसर मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। जब डेसर आगे जा रहा था तो उसको वहाँ पर एक बंदा मिलता है जिसका नाम प्राम था और उसने उसको टेस्ट में देखा था जो कि उन वॉरियर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। कि इसके पास तो कोई कोच भी नहीं है जो कि इसको सिखा पाए, फिर भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है ये। और वो देखता है कि इसको थोड़ा और पावरफुल बनना होगा। तभी पीछे से रोमांटिका आ जाती है और उसको डरा देती है और वो कहता है कि पहले तुमको मैच देखना होगा। जैसे ही प्राम को देखती है और वो एकदम पागल सी हो जाती है और वो सोचती है कि ये तो कितना पप्पी और क्यूट सा लग रहा है। वो उसको सोचती है कि मैं इसको पालूंगी। भाई क्या औरत है। एक पावरफुल शॉट निकालता है और वो सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो पावरफुल भी बहुत होगी, जबकि वो एक वुडन स्वॉर्ड थी। और वहीं पे जो बंदा आगे आया था उससे लड़ने के लिए वो एक नोबल था और कहता है कि तुम जैसे बीटा क्लास वाले से लड़ना है मुझे। छी। मैच स्टार्ट हो जाता है और वो पान की थूक साला ये सोचने लगता है कि भाई ये कितना पावरफुल है। बट डेसर सोचता है कि वो सिर्फ अपनी तलवार इधर उधर चला रहा है जबकि उसको तलवार चलाना भी नहीं आता है। उन लोगों की फाइट एकदम काफी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे आ चुकी थी और वो साला लाल बाल वाला बंदा उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसकी तलवार को भी दूर फेंक देता है अपने अटैक से। उस लंगूर को मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर वो बंदा साला कितना कमीना है, उसके बाद भी वो प्राम को मारने लगता है। ये देखकर डेसर उसको बचाने के लिए आ जाता है। डेसर उससे कहने लगता है कि तुम तो पहले ही जीत चुके हो, फिर उसको क्यों बार बार मार लगे हुए हो। क्या तुमको ये देख के चलन हो रही है कि बीटा क्लास में भी तुम जैसे लंगूर को मारने वाला कोई आ चुका है। तो लंगूर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेसर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। लेकिन डेसर उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि तुम पहले ही विनर मैच हो चुके हो, मतलब तुम पहले ही विनर डिक्लेयर हो चुके हो, फिर तुम क्यों बार बार लड़ रहे हो। तो लंगूर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसके बाद प्राम डेसर के हाथों पे पट्टी बांध रहा होता है और सॉरी बोलता है। डेसर कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मैजिक का यूज किया था इसीलिए मेरे हाथ में ज्यादा चोट नहीं लगी है, तुम टेंशन मत लो। कहता है कि तुम्हें मैंने बचाया है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही रोमांटिका उसके चेहरे को देख के एकदम पगलाई सी जा रही थी, कह रही थी मेरा प्यारा सा पप्पी। वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हर सिचुएशन में मदद करूंगा, बस तुम्हें मुझे बुलाना होगा। रोमांटिका को एक अलग सी जगह पर ले जाता है। वही रोमांटिका कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम है, तुमने ऐसे कैसे लिख दिया।
ये कि तुम किसी को बताओगे तो नहीं, पर वो कहता है कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और कहता है कि पर प्रोफेसर इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें बीटा क्लास में रखा है। रोमांटिका सोचने लगती है कि मुझे उस नेटा की क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसकी पार्टी ज्वाइन की तो वो मेरी रक्षा करेगा। उसके बाद डेसर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, वो कह रहा था कि कॉम्बिनर एक गंदी नाली के कीड़े होते हैं, और अगर उसको पता चल गया कि तुम भी एक कॉम्बिनर हो तो वो तुम्हारा क्या करेगा। उसके बाद फिर से डेसर कहता है कि अगर तुमने मेरी पार्टी ज्वाइन की तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है तो कोई भी बात नहीं है, मैं प्राम के संग अपनी टीम बना लूंगा। रोमांटिका प्राम को सोच के हंसने लगती है और सोचती है कि वो कितना प्यारा सा पपी जैसा बंदा है। ये कि फिर भी डेसर थोड़ा अजीब है, ये मुझको हर वक्त देख के स्माइल करता रहता है, पता नहीं कैसा बंदा है। इसकी रैंक सबसे निचले वाले सर्कल में है, फिर भी इसने इतने बड़े मैजिक नाइट को हरा दिया। मैंने भी इसको हराने की कोशिश की, फिर भी मैं इसको हरा नहीं पाई। उसके वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राम एक अजीब सी तलवार को देख रहा होता है जो कि उसके माँ के पास थी, और वो कहती है कि जब तक तुम्हारे पिता हमको याद करते रहेंगे तब तक ये तलवार चमकती रहेगी। और उसके बाद वो प्राम को वो तलवार दे देती है, और जैसे प्राम उसको अपने हाथों में लेता है वो तलवार टूटने लगती है। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद डेसर उन दोनों को लेकर बेजस के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक अपनी नई पार्टी बनानी है, पर वो कहती है कि तुम्हें अपनी पार्टी बनानी क्यों है। फिर डेसर कहता है कि हमको वो टूर्नामेंट जीत के अल्फा क्लास में जाना है। ये देख के वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं कि इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता था। वो कहती है कि इसके बारे में तुम जानते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कितना ज्यादा खतरनाक है। राम कहता है कि मुझे रैंकिंग टूर्नामेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। तभी वो बताने लगती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सभी के रैंक के बारे में पता चलता है, जिसमें दो पार्टी आपस में भिड़ती हैं, और उनके बाद जो विनर होता है उसको सबसे ऊपर रैंक में रखा जाता है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैंक वाले आते हैं लड़ने के लिए। और बताती है कि इस टूर्नामेंट में जाने के लिए मिनिमम 3 मेंबर तो होने चाहिए, और बताती है कि ज्यादा मेंबर होने से ये जरूरी नहीं है कि तुम ही जीतोगे। कभी कभार अकेले की भी फाइट को बहुत ही ज्यादा मायने रखा जाता है, और इसमें ज्यादातर लोग तो हार ही जाते हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद ही यही है कि हम दूसरों की एबिलिटी को चेक कर पाएं, और जो भी इसमें फाइनल तक पहुंचेगी उनको लोगों को शैडो वर्ल्ड में भेजा जाएगा, और जो भी 9 बंदे इसमें सबसे पहले बाहर निकलेंगे उन्हीं को सिंगल रैंक का टैग भी दिया जाएगा, जो कि सबसे पावरफुल होते हैं। जो भी सिंगल रैंकर बन जाते हैं उनको बीटा क्लास से अल्फा क्लास में भेज दिया जाता है, पर ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रोमांटिका कहने लगती है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अल्फा क्लास वाले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। डेसर कहता है कि ऐसा नहीं है, हम भी काफी पावरफुल हैं, और अगर हमने उन लोगों को हरा दिया तो हम प्रोफेसर को गलत साबित कर पाएंगे और हम भी अल्फा क्लास में जा पाएंगे। इसके बाद वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों अपनी मर्जी से इस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हाँ। उसके बाद वो लोग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने लगते हैं, और वो एक पावरफुल ट्रेनिंग ग्राउंड के आगे से निकलते हैं और सोचते हैं भाई कितनी खतरनाक पावर चल रही है यहाँ पर। और जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं देखने के लिए कि हमें ट्रेनिंग ग्राउंड कौन सा मिला है, तो वो देखते हैं ये तो एक खंडर है जिसमें कि बहुत ही सारे चूहे भरे पड़े हैं। उसके बाद रोमांटिका कहती है कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, और वो चूहों को देख के एकदम डर जाती है। पर डेसर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। रोमांटिका सोचने लगती है कि मुझे पता है कि तुम हमारे लिए नया रूम सेंटर ढूंढ रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको साफ करेंगे और अपने रूम को बहुत ही ज्यादा क्लीन करके रख देंगे। उसके बाद वो लोग अपने रूम को साफ करने लगती हैं, और रूम को साफ करते करते रोमांटिका को इतनी ज्यादा थक जाती है कि कबाड़ का ढेर लग रही थी। उसके बाद डेसर कहता है हाँ चलो हो गया साफ। रोमांटिका सोचने लगती है कि चलो अब हम अपने रूम में जा पाएंगे, पर डेसर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद रोमांटिका गुस्से में चिल्लाने लगती है कि मुझे तेरे जैसे पागल के साथ तो आना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद रोमांटिका सोचने लगती है कि उसका मकसद तो कुछ और ही है। उसके बाद डेसर उन लोगों को ट्रेनिंग हॉल में लेके आता है, और वो कहता है कि रोमांटिका तुम्हारी पावर्स काफी अच्छी हैं, पर तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है। उसके बाद रोमांटिका कहने लगती है कि नहीं मैं बहुत ही अच्छा निशाना लगाती हूँ। उसके बाद वो अटैक कर देती है, पर वो सारे अटैक सर्कल के ऊपर कर देती है। ये देख के वो काफी खुश हो जाती है, पर डेसर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमको उस सर्कल के ऊपर अटैक नहीं करना है, उसके बीच में अटैक करना है। उसके बाद डेसर कहता है कि तुमको ट्रेनिंग तो करनी होगी, और अगर तुम्हें ट्रेनिंग करने का मन नहीं है तो तुम जाके सफाई कर सकती हो। फिर रोमांटिका और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि नहीं मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। अगली ट्रेनिंग में डेसर रोमांटिका से कहता है कि अब तुम्हें इस बॉल को दूसरे वाले सर्कल में डालनी है, और हाँ मोहतरमा फेंक के नहीं, विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तो तुमको हवा को कंट्रोल करना है और हवा से तुमको बॉल डालनी है। और डेसर ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो पहली ही बार में बॉल को हवा में उड़ा भी लेती है। ये सुन के रोमांटिका तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी प्राम डेसर के पास आता है। प्राम कहता है कि मास्टर अब मेरी बारी, अब आप मुझे तलवारबाजी सिखाइए। तब डेसर कहता है कि नहीं तुम्हारी तलवारबाजी पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने तुम्हें देखा है, बस तुमको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, बस ये है कि तुमको उस भारी भरकम तलवार की जगह एक सिंपल छोटी और नॉर्मल तलवार यूज करनी है। उसके बाद प्राम कहता है कि मास्टर आप मेरे साथ चलिए, और उन लोगों को रोमांटिका की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। और उसके बाद प्राम उसको अपने रूम पे लेकर आता है। उसके बाद प्राम डेसर को बताता है कि उसकी माँ एक कॉमिनर थी और उसके डैड एक नोबल थे, पर उन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, और उसके डैड ने एक तलवार छोड़ी है जो कि मेरे लिए ही छोड़ी थी। डेसर पूछता है क्या तुमने शुरू से इसी तलवार से ट्रेनिंग की है। प्राम बताता है कि हाँ, मैं जब 6 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे ये तलवार के बारे में बताया था, और मैंने पूरी जोरों शोरों से इससे तलवार की प्रैक्टिस की थी, और ताकि उनको उस पर प्राउड फील हो। और वो बताता है कि उसकी माँ की जब डेथ होने वाली थी तो उसकी माँ ने कहा था कि तुमको अपने डैड से मिलने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। और कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता का नाम तक नहीं मालूम है। भाई साहब देख रहे हो क्या हाल पड़ा इन लोगों का।
और वो बोलता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा श्राप यही है कि वो एक कॉम्बिनर का बेटा है, इसीलिए मैंने अपने बारे में किसी को आज तक कुछ भी नहीं बताया है, बस तुम्हें बता रहा हूँ मास्टर। तभी डेसर कहता है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनको तुम्हारी फिक्र थी। और वो कहता है कि मुझे, और प्राम कहता है कि मुझे अपने पिता से शुरू से ही मिलना था, इसीलिए मैंने इस अकेडमी को ज्वाइन किया है। और मैं ये तलवार को लेकर तलवार के जौहरी के पास भी गया था, उसने मुझे बताया कि ये बिल्कुल एक आम तलवार है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। उसको लगता था कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि इसीलिए अब मैं इस तलवार का कभी भी यूज नहीं करूंगा। और वो तलवार फेंक देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रोमांटिका भी उस बॉल को एक सर्कल में फिट कर देती है। भाई साहब, डेसर कहता है कि ये अभी भी काफी नहीं है, तुम्हारी बॉल सर्कल में टिक नहीं रही है, इसीलिए तुमको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी वो रोमांटिका के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। रोमांटिका बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेट होने लगती है। तभी उसको नाटा का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेसर, प्राम क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? प्राम कहता है कि नहीं, अब नहीं देख सकते क्योंकि मैंने उस तलवार को बेच दिया है। इसके बाद प्राम डेसर को उसी वाले शॉप पर लेकर आता है जिसपे उसने तलवार बेची और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि हम बेची हुई चीज को वापस नहीं बेचते हैं। प्राम कहता है कि रहने दो, उस तलवार में ऐसा है ही क्या खास, मैं उस तलवार को कभी भी यूज नहीं करूंगा। डेसर कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हें एक मौका तो दो। और वो अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शॉप को एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप का एक आदमी खोलता है। दुकानदार बोलता है, अबे वो छोटू, तू तो कल भी यहाँ पर आया था तलवार बेचने, तो चल आज बता, आज क्या करने आया है, तलवार बेचने या खरीदने? डेसर कहता है कि मैं बस वो तलवार देखने आया हूँ जो कि प्राम ने तुमको कल बेची थी। वो कहता है कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते, हमारी पॉलिसी नहीं है ऐसा। तभी डेसर कहता है कि नहीं, मुझे बस देखनी है एक बार। डेसर कहता है चलो एक काम करो, दिखाओ मत, मुझे डायरेक्ट बेच दो। दुकानदार कहता है कि हाँ, मैं बेचने को तैयार तो हूँ, पर वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं बेचूंगा क्योंकि ये तलवार बहुत ही ज्यादा रेयर है। डेसर कहता है, ओ तो इसके बारे में तुम्हें पता है? दुकानदार कहता है कि हाँ, मुझे पता है, इस तलवार को नोबल सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनसे वो हद से ज्यादा प्यार करते हैं। तभी प्राम को रियलाइज होता है कि उसके डैड उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे और वो उनको गलत समझ रहा था। दुकानदार कहता है कि अच्छा चलो एक काम करो, अगर तुमको इसको खरीदनी है तो 40 टका लगेंगे, यानी 40 सिल्वर कॉइन्स। तभी प्राम भड़क जाता है और कहता है कि अबे ओ साले, तूने कल मुझसे खरीदते हुए तो ये नहीं कहा था, तूने कहा था कि ये बिल्कुल बेकार तलवार है, मैं सिर्फ 3 ही कॉइन दूंगा और आज तू 60 मतलब 40 कॉइन मांग रहा है, साले तुझे अभी मारूंगा। दुकानदार कहता है कि बेटा ये हमारा धंधा है, हमारा काम ही इसी से चलता है, अब तू बता खरीदनी है कि नहीं। डेसर प्राम को पीछे करता है और उससे वो तलवार खरीद लेता है और वो अपने मैजिक का यूज करके उस तलवार पे दिखता है जिसपे की कुछ लिखा हुआ था। डेसर प्राम को बताता है ये कोई आम तलवार नहीं है, इसके पीछे एक बटन लगा है, उसको दबाओ और इसको खींचो। तभी हम देखते हैं कि जब प्राम उस बटन को दबा के उस तलवार को खींचता है तो उसमें से एक और भी अलग तलवार निकलती है और हम देखते हैं ना ही ये सिल्वर है और ना ही ये गोल्ड है क्या? डेसर उसे बताता है कि ये तलवार प्लास्म से बनी है और ये इतनी ज्यादा रेयर है कि ये पंख से भी हल्की है और भाई साहब स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए तलवार काफी ज्यादा रेयर है। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दैत्य जैसा दिखने वाला राक्षस जैसा आदमी वहाँ पर उन लोगों के सामने आ जाता है और उनको रोक लेता है। तभी दुकानदार कहता है कि अगर ये सच में ब्लास्ट से बनी है तो हम इसको नहीं बेचने वाले हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी है। डेसर कहता है अबे ओ टगले, मैंने ये तलवार खरीद लिया और मैं इसको नहीं बेचने वाला हूँ। दुकानदार कहता है कि बच्चे तुझे तो बेचनी पड़ेगी। तभी वो कहता है अबे ओ चिलकौंजे, इसको यहीं पे रख के छोड़ जा। डेसर कहता है कि सच्ची ऐसा तो होने नहीं वाला है। तभी वो उस पे अटैक कर देता है लेकिन डेसर उसके अटैक को टॉस करके पीछे हट जाता है। तभी प्राम आगे आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी डेसर प्राम से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं इस तलवार को कभी भी यूज नहीं करूंगा। प्राम कहता है कि अरे नहीं मास्टर, वो तो वैसे ही। डेसर कहता है अबे ओ घबरा मत, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तू बस लड़ आराम से। तभी वो टकला देखता है कि प्राम के अंदर से एक अजीब सी लाइट निकलने लगती है और वो उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वो अटैक करता है प्राम पे, प्राम एकदम टॉस करके पीछे हट जाता है। उसके बाद प्राम उछल के उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है लेकिन टकला उसको देख भी नहीं पाता है और हम देखते हैं कि उसके अटैक से सिर्फ हल्के फुल्के खरोच आई थी उस टकले पे। भाई क्या मॉन्स्टर बॉडी है इसकी। तभी वो टकला एक चाल चलता है और अपनी तलवार को जानबूझकर जमीन में गाड़ देता है। प्राम को मौका मिलता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वो एकदम ऐसी लात मारता है प्राम के, भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली, और वो दूर गिर पड़ता है। तभी डेसर कहता है कि तुम हार मत मानो और अपने पिता पे भरोसा रखो। तभी हम देखते हैं कि प्राम उस मंत्र को पढ़ने लगता है और फिर से खड़ा हो जाता है और उसके बाद प्राम उस टकले पे हमला कर देता है और वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस टकले की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और अगले अटैक में उसको बेहोश भी कर देता है। उसके बाद प्राम कहता है कि ऐसा सिर्फ उसके डैड की वजह से ही हो पाया है, अगर वो ना होते तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। तभी स्कीपर कहता है कि वो दरवाजा सिर्फ उसी टकले से खुल सकता है और अब वो बेहोश है, अब तो खुलेगा ही नहीं दरवाजा, और अगर तुमको दरवाजा खोलना है तो इस तलवार को यहीं पे छोड़ जाओ वरना। तभी प्राम उसके दरवाजे को ही काट देता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों खाने के लिए रुकते हैं और प्राम कहता है कि मास्टर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे लिए आज कितना कुछ किया। और तभी डेसर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्तों में तो ऐसा होता ही रहता है। तभी प्राम थोड़ा इमोशनल होने लगता है और मन में सोचता है कि उसने अपना सब कुछ पहले ही खो दिया था लेकिन अब उसके पास कोई तो ऐसा है जिसको वो अपना मान सकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमांटिका अपनी प्रैक्टिस में पूरी दम लगा रही थी और फाइनली इस बार वो उस बॉल को सर्कल के अंदर फिट कर देती है। भाई साहब, उसके बाद रोमांटिका बहुत सारे सर्कल जनरेट करती है और उस सर्कल के बीचों बीच अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो अटैक सारे लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमांटिका अल्फा क्लास के बाहर खड़ी होती है। तभी नाटा वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ खाना खाने चल रही हो। तभी रोमांटिका उसके साथ जाने लगती है और नाटा कहता है कि मुझे पता है तुम पक्का मेरी पार्टी को ज्वाइन करने आई हो।
उसके बाद नाटा कहता है कि चलो मैं ब्लू मून के बाकी सभी मेंबर से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी रोमांटिका उसके गिफ्ट को वापस करने लगती है। नाटा सोचता है कि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद रोमांटिका कहती है कि हाँ तुमने सही सोचा है, पर इसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि मैंने बीटा क्लास के एक टीम को ज्वाइन भी कर लिया है। तभी नाटा कहता है कि हाँ जरूर मैं समझ गया, उस टीम के मेंबर्स ने तुम्हें धमकाया होगा। तभी रोमांटिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो लीडर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करता है। उसके बाद रोमांटिका उसको याद दिलाती है और बताती है कि तुमने कहा था कि जो बीटा क्लास के मेंबर्स होते हैं कॉम्बिनर, वो गंदी नाली के कीड़े होते हैं। नाटा कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल यही कहा था, बिल्कुल सच है ये। उसके बाद रोमांटिका बताती है कि मैं भी एक कॉम्बिनर ही हूँ। और उसके बाद नाटा बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और कहता है कि जरूर तुम मजाक कर रही हो। उसके बाद रोमांटिका बताती है कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं भी पहले एक कॉम्बिनरी थी, लेकिन मेरे मॉम डैड ने नोबल का टेक खरीद लिया था, इसी वजह से मैं नोबल होते हुए भी बीटा क्लास में ही हूँ। और उसके बाद रोमांटिका कहती है कि हाँ मेरी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए उन लोगों को जब पता चला कि मैं भी एक कॉम्बिनर हूँ तो उन्होंने तुम्हारी तरह गंदी शकल नहीं बनाई। और उसके बाद वो टेबल से उठ के जाने लगती है और वो कहता है कि अगर तुम कॉम्बिनर हो तो इस सीट पे बैठने की कोशिश कैसे की तुमने। उसके बाद जाते जाते रोमांटिका कहने लगती है कि हमारी टीम अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है। नाटा गंदी सी शकल बना लेता है और वो अपने पास्ट को याद करता है कि उसके घर को कॉम्बिनर्स ने कैसे बुरी तरह से जला दिया था और कह रहे थे कि उसके डैड को जेल में डालो। नाटा इस चीज को देखकर उदास हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं उन गंदे कॉम्बिनर्स को कुचल के रख दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेसर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग स्टेज पर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमांटिका अपने एक ही बार से उन पांचों को धूल चटा देती है और उसके बाद वो लोग एक एक करके मैच जीतने लगते हैं और टॉप 30 में आ जाते हैं। ब्रिजेट ये देख के खुश हो जाती है, लेकिन उसको पता था कि अब उन लोगों को टारगेट बना के हराने की कोशिश की जाएगी। तभी हम देखते हैं कि ब्लू मून का डायरेक्टर उन लोगों को धमका रहा होता है और कहता है कि ये देखो साले बीटा क्लास के नाली के कीड़े हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट में टॉप 30 में आ चुके हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, उनको हराओ जाके। भाई कितना जलते हैं ये लोग। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है तुम लोग अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि वो गंदी नाली के कीड़े रैंकिंग टूर्नामेंट में नंबर 1 पे आ जाएं। और कहता है कि कुछ भी करके तुमको उन लोगों को हराना ही होगा, इसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना हो, चीटिंग भी। उसके बाद वो लोग एजेक्स के पास जाते हैं और एजेक्स कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग टॉप 30 में आ चुके हैं, मैं उनको कैसे भी करके हरा के रहूंगी, मुझे अपनी पहली हार का बदला लेना है। और वो लोग ये भी जानते थे कि एजेक्स उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। वो लाल बाल वाला लंगूर कहता है कि मुझे डेसर को कैसे भी करके हराना है, तो उसको तो तुम मुझ पे छोड़ दो। और नाटा कहता है कि मैं उस रोमांटिका को हराने की कोशिश करूंगा, तुम उसके बारे में मुझ पे छोड़ दो। एजेक्स कहती है कि अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो हम उनको आसानी से हरा सकते हैं, वरना वो भी तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी बात पे अड़े रहते हैं। एजेक्स कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमको जो भी करना है तुम करो। पर वो कहते जाते एजेक्स उनसे कहते जाती है कि अगर डेसर को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना, क्योंकि डेसर सिर्फ मेरा शिकार है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेसर सोच रहा था कि सच में प्राम और रोमांटिका इस युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। तब डेसर उनके पास जाके कहता है कि अब हमें ट्रेनिंग नहीं करनी है और हमें अब फाइनल राउंड के लिए कुछ और ही करना है। वो पता है क्या है, तो वो उन लोगों को लाइब्रेरी में लेके आ जाता है। तभी वो उन लोगों के सामने बहुत सारी बुक्स रख देता है। ये देख के वो लोग कांप जाते हैं और कहने लगते हैं क्या अब हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तब वो उन्हें बताता है कि फाइनल राउंड एकेडमी के बने हुए शैडो वर्ल्ड में होगा, जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, और अगर हम उन लोगों को हरा दें तो हम फाइनल राउंड में जा सकते हैं और हम जीत सकते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तब डेसर कहता है कि मुझे पक्की तो नहीं मालूम है कि कौन से मॉन्स्टर आने वाले हैं, पर फिर भी मैंने तुक्का मार के ये वाली बुक्स निकाली है। लेकिन सच बताऊं तो डेसर ये चीजें जानता था, क्योंकि वो तो फ्यूचर से आया है ना। तभी वो लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। रोमांटिका प्राम की तरफ देखती है, जो कि चुपके डेसर को देख रहा होता है। तभी रोमांटिका प्राम से कहती है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मतलब प्यार के बुलबुले फूट रहे हैं क्या? सच बताना, क्या तुम्हें डेसर पसंद आ गया है क्या? शादी की बात चलाएं। ये लोग मस्ती कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि डेसर के सिर पे एक किताब गिरती है। डेसर स्माइल करके कहता है कि बेहतर होगा अगर तुम लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। थोड़ी देर में वहाँ पर एडजस्ट आ जाती है और जैसे ही डेसर उसको देखता है और कहता है क्या मुझे पता चला कि तुमने ब्लू मून पार्टी ज्वाइन कर लिया है, और कहता है कि तुम्हारे जैसे बहादुर को उसी पार्टी में होना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छी पार्टी है। एजेक्स फालतू की बात पे ध्यान नहीं देती है और सीधे मुद्दे की बात पर आती है और कहती है कि हमें फाइनल राउंड के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। डेसर कहता है क्या तुम वॉर डिक्लेयर करने आई हो यहाँ पर? अगर हाँ तो सीधे बोल दो। एजेक्स कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है, मैंने पिछली बार तुमको कमजोर समझने की गलती की थी, पर इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, इस बार मैं पूरी दम से लड़ूंगी। जब वो चली जाती है तो डेसर उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और सोचता है कि मैंने अपनी पूरी दम लगा के उसको रोका था, वरना उसका वार काफी ज्यादा खतरनाक था और मैंने ऐसा इसीलिए किया क्या ताकि वो एंड वाले युद्ध के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ताकि मुझे उसको खोना ना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल राउंड का दिन आ चुका होता है और हम देखते हैं कि पूरी स्टेडियम बहुत ही ज्यादा भीड़ से भरी होती है और हम देखते हैं कि डेसर की टीम बिल्कुल फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रही है। ये देखकर डेसर समझ जाता है कि वो लोग बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और वो स्टेडियम में एंटर करते हैं। और जब ब्लू मून का बंदा डेसर को देखता है तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल लल्लू जैसा लग रहा है, इसकी तारीफ इतनी क्यों हो रही है, ये तारीफ के काबिल भी है नहीं। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें डेसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी वहाँ पर अनाउंसर बताती है कि अब फाइनल राउंड स्टार्ट होने ही वाला है और सभी को बताया जाता है कि उनको एक क्विज को सॉल्व करना होगा, और हाँ जीतने के लिए तुम किसी भी हद को पार कर सकते हैं, पर कोई भी ज्यादा अगर घायल होता है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और जो भी शैडो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्विज सॉल्व करेगा उसको हम सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे, और जो 9 बचेंगे उनको हम ए रैंक का टैग भी देंगे।
डेसर देखता है कि उनकी टीम सबसे लास्ट में है और अगर उन लोगों को सिंगल रैंकर बनना है तो उनको ये गेम जीतना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उन लोगों के सामने उनके पोर्टल खुल जाते हैं और सबसे पहले ब्लू मून की टीम अंदर जाती है और सबसे लास्ट में डेसर की टीम अंदर जाती है। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग सभी अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं और अनाउंसर बताता है कि उन लोगों को किसी भी जगह पर डाल दिया गया है, तो सबसे पहले तो उनको उन्हें ही ढूंढना है। तो डेसर सोचता है कि सबसे पहले मुझे उन्हीं दोनों को ढूंढना होगा और डेसर के ऊपर एक बहुत ही भयंकर अटैक होता है, लेकिन डेसर कैसे भी करके उससे बच जाता है और हमें पता चलता है कि वो ब्लू मून की बंदी थी। तभी वो लड़की कहती है कि मेरी किस्मत कमाल की है, मुझे शैडो वर्ल्ड में पहुंचते ही तुमसे मुलाकात हो गई, अब मैं तुमको हरा दूंगी। डेसर सोचता है क्या मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ? तभी वो लड़की डेसर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डेसर भी फायर मैजिक का यूज करके उसकी बर्फ को पिघला देता है। तभी वो एक बहुत ही भयंकर अटैक करती है डेसर के ऊपर, लेकिन डेसर अपनी फायर मैजिक से उसको मतलब वहीं पे रोक लेता है और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा धुआं छा जाता है, लेकिन डेसर उसके अटैक को एकदम तोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद में वो लड़की विंड मैजिक का यूज करती है और डेसर के ऊपर वार करती है, जिसके बाद उस बवंडर में लिपट कर जितने भी बर्फ के टुकड़े थे ना वो उड़ने लगते हैं। वो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसा कॉम्बिनर मेरे अटैक को रोक पाएगा ही नहीं, पर मतलब डेसर तो हंसे जा रहा था अब भी। उसके बाद डेसर मुस्कुरा के कहता है कि मैडम तुम इधर उधर हमला कर रही हो, तुम्हें सीधे मेरे दिल पे हमला करना होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पे मैजिक का यूज करना भी नहीं आ रहा। और उसके बाद डेसर एक चुटकी बजाता है जिससे उसका मैजिक वहीं पे तहस नहस हो जाता है और उसके बाद में डेसर उसके बर्फ के टुकड़ों को कलेक्ट करने लगता है। उसके बाद डेसर कहता है कि कभी भी अपने अपोनेंट को कमजोर मत समझना, और वो उसी के बर्फ के टुकड़ों से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बनाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन उस लड़की को अभी भी लग रहा था कि साला कॉम्बिनर मेरा कर ही क्या सकता है, लेकिन डेसर उसकी बात को साइड में नजरअंदाज करके भाई साहब उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जो कि उसके पीछे से जाके लग जाते हैं और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का मस्त वादियों का मजा ले रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक विंड मैजिक का अटैक होता है जिससे वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि ये अटैक रोमांटिका का था। अब टोटल 27 बंदे बचे हुए हैं और हम देखते हैं कि रोमांटिका ने प्राम को ढूंढ लिया है, पर प्राम को अभी भी डेसर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। ये देख के रोमांटिका काफी ज्यादा खुश होने लगती है और उसके बाद वो अपने विंड मैजिक का यूज करके बाकी लोगों की लोकेशन फाइंड करने लगती है और वो देखती है कि वहां पर एक बंदा अकेला खड़ा है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो अटैक बीच में ही गायब हो जाता है। उसके बाद दो स्टूडेंट उसके सामने आ जाते हैं और वहां पर एक लड़का बोलता है कि डिटेक्शन मैजिक का यूज करना तो काफी अच्छा है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि अगर तुम किसी को फाइंड करना चाहते हो ना तो तुम्हारी भी लोकेशन उसके सामने शो हो जाती है। और वो बंदा बोलता है कि तुम जैसे बीटा क्लास के कवाड़ को इसके बारे में क्या मालूम होगा। रोमांटिका कहती है कि कवाड़ कौन है ये अभी पता चल जाएगा। उसके बाद वो बंदा रोमांटिका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्राम बीच में आ जाता है। उसके बाद वो लड़का अपनी तलवार से जमीन के ऊपर वार करता है, जिससे वहां पर बहुत धुंध होने लगती है और वो लड़की से कहता है कि तुम अपने वार से उन दोनों को हरा दो। इसके लिए वो लड़की खुद ही डिटेक्शन मैजिक का यूज करती है और रोमांटिका को उसकी लोकेशन शो कर जाती है। जैसे ही रोमांटिका को शो करती है वो एकदम एक अटैक से उसको हरा देती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और रोमांटिका हंसने लगती है और कहती है कि अबे घटो, तुम लोग मुझसे पागल कह रहे थे और तुमने भी खुद डिटेक्शन मैजिक का यूज किया, साला पागल। उसके बाद वो लड़का रोमांटिका से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से प्राम कहता है कि तुम्हें मुझ पे ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं कि प्राम उसको भटका रहा था, पीछे से रोमांटिका उस पर अटैक करके डिस्क्वालीफाई कर देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि अब टोटल 27 लोग बचे हैं और रोमांटिका कहती है कि अगर बाकी के भी ऐसे ही नल्ले हुए तो उनको हराना कितना ज्यादा आसान होगा। तभी प्राम कहता है कि ये सब डेसर की वजह से हुआ है, अगर वो इतने ज्यादा ताकतवर ना होते तो हम भी ताकतवर ना हो पाते और हम भी इन मैच में हार जाते। उसके बाद रोमांटिका गुस्सा होकर काफी ज्यादा तेज डेसर का नाम चिल्लाती है और हमें पता चलता है कि डेसर वही झाड़ियों में छुपा हुआ था और निकल के कहता है कि सॉरी, मैं बस तुम्हारा मैच देख रहा था, मुझे पता था कि तुम दोनों उसको संभाल लोगे। उसके बाद रोमांटिका सोचती है कि जिसने सबसे पहले उस पर हमला किया था ना वो शायद डेसर ही होगा और वो सोचती थी कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन डेसर ने उसको एक ही बात से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी वो काफी ताकतवर है। उसके बाद डेसर उन दोनों की तारीफ करता है और उनके बालों को सहलाता है। ये देख के रोमांटिका काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शैडो वर्ल्ड में एक काला सा धुआं छा गया है और अब टोटल 18 लोग बचे हैं और इन लोगों ने भी काफी लोगों को मार दिया है। उसके बाद डेसर एक स्ट्रेटजी बनाने लगता है कि हमारे पास इस शैडो वर्ल्ड को पार करने के लिए 2 रास्ते हैं। उसके बाद वो बताता है कि पहला रास्ता ये है कि हम शैडो वर्ल्ड को पार करें और दूसरा रास्ता ये है कि हम उन टॉप 9 लोगों में आ जाएं। उसके बाद डेसर कहता है कि मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर हमने पहले ऑप्शन पे काम किया ना तो वो सभी मिलके हम पे अटैक करेंगे जिससे हम हार सकते हैं। उसके बाद वहां पर बारिश होने लगती है और वो लोग पेड़ के नीचे आ जाते हैं। उसके बाद रोमांटिका सोच रही होती है कि हमने कभी भी बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जाने का सोचा तक नहीं और डेसर की वजह से आज ये हो पा रहा है। तभी डेसर रोमांटिका के सिर पे हाथ फिराने लगता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, अब सब ठीक हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि शैडो वर्ल्ड में एक घंटी सी बजने लगती है। उसके बाद डेसर बताता है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। हमें पता चलता है कि वहां पर एक क्लॉक टावर है जिसमें कुछ मशीनें लगी हुई हैं जो कि हर थोड़े टाइम में मॉन्स्टर जनरेट करती हैं, तो उनको हमें हराना पड़ेगा। उसके बाद अनाउंसर बताता है कि अब थोड़े ही लोग बचे हैं और वहां पर जैसे ही डेसर आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है एक मॉन्स्टर निकल पड़ता है जमीन से, ठीक है। और उसको देख के रोमांटिका और प्राम काफी ज्यादा डर जाते हैं और डेसर से चिपक जाते हैं। डेसर कहता है अरे डरो मत, चूहा ही तो है, और वो लोग भागने लगते हैं। रोमांटिका उन लोगों के ऊपर विंड मैजिक का अटैक कर देती है, लेकिन उनसे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वहां पर बहुत सारे चूहे एक साथ आने लगते हैं।
डेसर कहता है कि हमें सबसे पहले उनके प्राइम को मारना होगा, अगर हमने उसको मार दिया तो ये लोग अपने आप ही मारे जाएंगे। और डेसर को पता चलता है कि उन लोगों का सबसे टेस्टी फूड इंसानों का खून है, तो वो अपनी उंगली काट के उनके ऊपर थोड़ा खून फेंक देता है और खून की बूंद देख के उन चूहों का जो प्राइम था ना वो एकदम कूद पड़ता है। रोमांटिका उसके ऊपर विंड मैजिक का अटैक कर देती है और वो नीचे गिर पड़ता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो फिर से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सारे चूहे उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। डेसर कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि प्राइम उन लोगों के बीच में चला जाता है। उसके बाद अनाउंसर बताता है कि एक बंदा और भी कम हो गया है। डेसर को लग रहा था कहीं ये प्राइम तो नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लू मून की टीम को, उनको भी बहुत सारे चूहों ने घेर रखा होता है, लेकिन उनका जो हेड होता है ना वो उनके ऊपर फायर मैजिक का यूज कर देता है। और उसके बाद हमें ग्रीन पार्टी को दिखाया जाता है, वहां पर एक छोटा सा चूहा आता है। उसके बाद ग्रीन पार्टी का लीडर भी कहने लगता है कि अरे ये छोटा सा चूहा है, इससे हम डर रहे थे। उसके बाद वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है तो उनके ऊपर भी बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्राइम उन लोगों के बीच में घुस चुका था और हमें पता चलता है कि प्राइम उन लोगों के हेड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और हमें पता चलता है कि बाहर से डेसर भी उस सर्कल में घुसने की कोशिश कर रहा है और अपने हाथों से उन चूहों को मारने लगता है और सोचता है कि मैं अब की बार दोबारा से प्राइम को खोना नहीं चाहता। उसके बाद वहां पर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि प्राइम ने उस चूहे के हेड को मार दिया है और वो बाहर आ जाता है और बेहोश हो जाता है। और हमें पता चलता है कि प्राइम काफी ज्यादा थक चुका होता है। अनाउंसर बता दिए कि उन्हें एक क्विज को तो सॉल्व कर लिया है, अब बाकी क्विज की बारी। भाई बट ऐसा सोचता है कि प्राइम काफी ज्यादा डरता था चूहों से, लेकिन वो हमारे लिए वहां पर कूद पड़ा। भाई साहब कितना ताकतवर है प्राइम, और वो अपनी टीम पर काफी ज्यादा प्राउड फील करने लगता है। लेकिन वो अपने जोर से एक मुक्का मारता है और सोचता है कि अगर हम इतने ज्यादा ताकतवर होते तो मैं यहाँ पर वापस ना होता। उसके बाद डेसर वहां पर वापस आता है। प्राइम पूछता है कि भाई तुम्हारे चोट कैसे लगी गाल पे। उसके बाद डेसर उसकी बात को नजरअंदाज करके कहता है कि हमें अब सबसे पहले उस क्लॉक तक पहुंचना पड़ेगा। तभी हमें पता चलता है कि ब्लू मून की टीम ने उन चूहों को जमा के हरा दिया था और ये लाल वाले बंदे ने उनको जला के मार दिया था। और हमें पता चलता है कि वो लोग सभी क्लॉक टावर के पास आ रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग क्लॉक टावर तक आ चुके होते हैं और उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे अटैक होने लगते हैं, लेकिन वो लोग कैसे भी करके उनको रोक रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और इसी की वजह से ब्लू मून के 2 बंदे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्राइम और उसकी टीम ऊपर वाले मंजिल पे आ चुकी होती है क्लॉक टावर के। और हमें पता चलता है कि ये सारे अटैक रोमांटिका ही कर रही थी। और उसके बाद एजस और उसकी टीम ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है और रोमांटिका के अटैक को भी रोक रही थी। उसके बाद दोबारा रोमांटिका डेसर से पूछती है कि मास्टर अब मुझे क्या करना है बताओ। उसके बाद एजस कैसे भी करके उनके लोकेशन को पता कर लेती है और जैसे ही ये बात डेसर को पता चलता है तो डेसर कहता है कि अब तुम लोग को दूसरी टीम के पास जाना होगा युद्ध करने के लिए। और उसके बाद रोमांटिका कहती है कि अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो सभी इस क्लॉक टावर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद डेसर कहता है कि मोहतरमा मैं यही तो करना चाहता हूँ। उसके बाद रोमांटिका जाके ग्रीन टीम को भी डिस्क्वालीफाई कर देती है और उसके बाद डेसर एक वॉल के ऊपर अपने मैजिक को यूज करने लगता है और उसके बाद में एजस्ट भी उस क्लॉक टावर के अंदर आ जाती है। और हमें पता चलता है कि वहां पर 2 अल्फा टीम की पार्टी और खड़ी होती है और वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों ने ही हम पे अटैक किया था। नाटा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है। एजस्ट कहती है कि ऐसा तुम लोगों को क्यों लग रहा है। तभी वो कहता है कि और तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता है जो इतने सारे अटैक एक साथ कर सके। उसके बाद एजस्ट समझ जाती है कि ये सभी प्लान डेसर का था और वो सोचती है कि अगर मैंने इनको बताने की कोशिश की ये सभी बीटा क्लास के कर रहे हैं तो उनको विश्वास नहीं होगा और डेसर का यही प्लान होगा शायद। उसके बाद एजस्ट अकेली आगे आती है और कहती है कि तुम लोग मेरे सामने अभी भी बच्चे ही हो। तभी रेंटी का मेंबर कहता है कि अरे तुम ऐसा समझती हो। तभी वो अपने फायर मैजिक का यूज करता है, लेकिन एजस्ट उसके पीछे आकर एकदम से उसके लात मार देती है और उसके दूसरे पार्टी मेंबर को भी जमा देती है। जिसके बाद ग्रीन टीम सोचती है कि अगर हमने रेड टीम के साथ कोलैब कर लिया तो हम उनको हरा सकते हैं और वो एक साथ उस पर वार करने लगते हैं। और वो लोग एक साथ मिलकर भी एजस्ट को हरा नहीं पा रहे थे और उनकी लड़ाई से पूरा टावर गूंज उठा था। और हमें पता चलता है कि अब सभी एक बार में शांत हो गया, एकदम सन्नाटा फैल गया। डेसर सोचता है क्या मेरा प्लान फेल हो गया, अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कोई भी बाहर हो गया हो। उसके बाद में हमें पता चलता है कि ब्लू मून की टीम ऊपर आने लगती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एजस ने किसी को भी मारा नहीं है बल्कि उनको उन्हीं की जगह पर जमा दिया है। और उसके बाद वो लोग उन लोगों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। एजस कहती है कि तुम्हारा प्लान एकदम घटिया है और अगर तुम लोगों को सिंगल रैंकर बनना है तो तुमको खुद ही फाइट करनी होगी। उसके बाद एजस एक स्पेल कास्ट करती है और वो लोग दूसरी मंजिल पर आ जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि रोमांटिका को उसकी फिक्र हो रही थी और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एजस ने डेसर पे ऐसे हमला किया है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो वहां पर एक जगह पर पड़ा था। एजस कहती है कि मुझे पता है तुम इंजर्ड नहीं हुए, तुम बस बहाना बना रहे हो। उसके बाद में डेसर खड़ा हो जाता है और काफी सारे पत्थर एजस की तरफ फेंकता है और वो एकदम सांप में बदल जाते हैं। उसके बाद एजस उन सांपों को जमा देती है और तोड़ के नीचे डाल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पान की थूक प्राम से लड़ रहा होता है और वो उसके ऊपर भारी भी पड़ रहा होता है। तभी वो हंस के प्राम से कहता है कि अरे बच्चे तुम्हारी वो बड़ी वाली तलवार कहाँ गई। प्राम कहता है कि बेटे बकबक करना बंद करो और लड़ने पे ध्यान दो। तभी वो गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा तेज अटैक करने लगता है, लेकिन उसके एक भी अटैक प्राम तक नहीं पहुंचते हैं। प्राम कहता है क्या हुआ। उसके बाद प्राम भी उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी वो बंदा पूछता है कि प्राम तुमने खुद को इतनी जल्दी कैसे इंप्रूव कर लिया है। प्राम उसके बाद को बिना ध्यान दिए उसके ऊपर बहुत ही तेज अटैक करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोमांटिका और नाटा का युद्ध हो रहा था और वहां पर नाटा को रोमांटिका के अटैक को रोकने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रही थी। और रोमांटिका कहती है कि अरे तुम इतने ताकतवर हो। नाटा उसका मजाक उड़ाने लगता है। रोमांटिका सोचती है कि मैंने अपना काफी ज्यादा मांगा पहले यूज कर लिया है और नाटा उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है।
और सोचती है कि मैं वैसे भी क्लोज फाइट में इतना ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, और उसके ऊपर वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके पीछे से एक आइस का टावर टूट पड़ता है और उसी के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा धुंध उड़ने लगती है। उसी का फायदा उठाकर रोमांटिका उसके ऊपर विंड मैजिक का यूज कर देती है, और तभी डेसर समझ जाता है कि ये रोमांटिका का ही अटैक है, और वो अपने पावर का यूज करके वहां पर सारी धुंध को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो रोमांटिका के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे रोमांटिका भी पीछे हटने लगती है। उसके बाद रोमांटिका उसके गले पे देखती है जहां पर वही लॉकेट था जो कि उसने उसको गिफ्ट में दिया था, और वो कहता है कि मैं ये लॉकेट कभी भी एक गंदे कॉम्बिनर नाली के कीड़े को कभी नहीं देने वाला हूँ। तभी रोमांटिका कहती है कि यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनर और अल्फा वगैरह कोई भी नहीं है, यहाँ पर हम स्टूडेंट हैं। उसके बाद नेटा कहता है कि मुझे खुद से कंपेयर मत करो, और वो गुस्सा होने लगता है और कहता है कि हमारी स्ट्रेंथ और बाकी की सारी भी चीजें तुम लोगों के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, हम तुमसे काफी ज्यादा ऊपर हैं, तुम लोग हमसे बराबरी करने की मत कोशिश करो। उसके बाद रोमांटिका के ऊपर वो एक बहुत ही भयंकर अटैक करता है, जिससे उसे चारों तरफ आग फैल जाती है, और वो दूसरे अटैक का यूज करके रोमांटिका को दूर फेंक देता है। उसके बाद प्राम उसको देख के उसके पास आ जाता है, और रोमांटिका कहती है कि मैंने उसके अटैक को रोकने की काफी कोशिश की पर मैं असफल होगी। उसके बाद मैं अटैक करने के लिए नाटा फिर से आ जाता है और कहता है कि तुम दूर हट जाओ, मैं उन लोगों को अकेले ही संभाल लूंगा। उसके बाद नाटा उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी प्राम उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब तुमसे मेरी लड़ने की बारी है। उसके बाद वो अटैक का यूज करके उनको पत्थरों के बीच में कुचल देता है, और जैसे ही नाटा रोमांटिका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, एंड वक्त प्राम वहां पर निकल जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही भयंकर अटैक कर देता है। उसके बाद रोमांटिका प्राम से कहती है कि तुम उस पान की थूक को लेकर दूर चले जाओ, क्योंकि नाटा मेरा शिकार है और वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया है। प्राम सोचता है कि वो चाहती है कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, तभी प्राम कहता है कि नहीं, मैं तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, और कहता है कि हम सिंगल रैंकर एक साथ ही बनेंगे, वरना कोई भी नहीं बनेगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एजस डेसर के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करती है, लेकिन डेसर इनवर्स मैजिक का यूज करके उसके अटैक को वहीं पे रोक देता है। उसके बाद एजस दीवारों पे चल के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डेसर उसके अटैक को वहीं पर चुटकी बजा के रोक देता है। उसके बाद एजस फिर से आइस मैजिक का यूज करके उसको जमाने की कोशिश करती है, लेकिन डेसर एक चुटकी बजा के उसको फिर से तोड़ देता है। लेकिन अब बारी डेसर की है, और डेसर भी फायर मैजिक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एजस फायर मैजिक के यूज को भी रोक देती है अपने आइस मैजिक से। उसके बाद एजस सोचने लगती है कि मैं एक नोबल हूँ और तुम एक बीटा क्लास के कॉम्बिनर हो, फिर भी मैं तुमको हरा कैसे नहीं पा रही हूँ, मेरे पास तो तुमसे ज्यादा मांगा है। और उसके बाद भी डेसर उसको देख के स्माइल कर देता है। उसके बाद डेसर कहता है कि तुमको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद एजस फिर से अटैक करने की कोशिश करती है। उसके बाद डेसर अपने फायर बॉल्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एजस भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है और उसके पास आ जाती है और एकदम अटैक कर देती है। लेकिन डेसर भी उसके अटैक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा तेज होता है अटैक, और वो अपने एक ही अटैक से डेसर को दीवार की तरफ फेंक देती है। और उसके बाद भी वो काफी ज्यादा अटैक करने लगती है, लेकिन डेसर को कुछ भी हो तो नहीं रहा था। तभी डेसर उससे स्माइल करके पूछने लगता है कि तुमको उस फाइट में मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक भी अब तक ऐसा फाइट करने वाला बंदा नहीं मिला जो तुम्हारी टक्कर का हो। एजस भी अपने पास्ट को याद करने लगती है, और वो सोचती है कि मैं भी सभी से दूर रहती थी, क्योंकि मेरे टक्कर का कभी भी मुझे कोई मिला ही नहीं है। और तभी वो कहती है कि मुझे टक्कर से मतलब है, मजे से नहीं। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे बस तुमको हराना है, और उसके बाद वो एक स्पेल कास्ट करती है और पूरे ट्रॉल टावर को जमा देती है, और उसके बाद सिंहासन पे बैठ के एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है। लेकिन डेसर कैसे भी करके उसको टॉच कर देता है, और उसके बाद में वो काफी सारे मैजिक सर्कल जनरेट करती है डेसर के ऊपर हमला करने के लिए, और उसके बाद वो एकदम अटैक कर देती है। लेकिन डेसर को अभी भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था, और वो अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके उन सभी को तोड़ देता है। ऐसा सोचता है कि एजस काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने अभी से इस मैजिक का यूज करना चालू कर दिया, यानी वो काफी आगे तक जाएगी। लेकिन एजस कुछ अलग ही सोच रही थी। वो सोच रही थी डेसर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी शॉर्ट से और अपने मैजिक का यूज करके वो डेसर को नहीं हरा सकती, और वो अपने मैजिक को वापस से पैक कर लेती है। उसके बाद में डेसर सोच रहा होता है ऐसा इसने क्यों किया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्राम नाटा को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दे रहा था और उसको दूर फेंक देता है। प्राम सोच रहा होता है अगर इसने पान की थूक से हेल्प मांग ली तो भाई मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल लगेगा इसको, तो वो सोचता है कि पहले मैं इसी को खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी नाटा कहता है कि भाई तुम मेरी मदद करो। उसके बाद वो दोनों एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो दोनों काफी ज्यादा तेजी से अगल बगल से दोनों तरफ से आके उन दोनों के ऊपर वार करने लग जाते हैं। लेकिन तभी रोमांटिका उन दोनों के मुंह पे एक इतनी खतरनाक स्पेल कास्ट करती है जिससे उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एजस अपनी स्वॉर्ड को आइस मैजिक से ट्रांसफॉर्म कर लेती है। डेसर कहता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड बन चुकी है। डेसर सोचता है कि आमतौर पर इस मैजिक का यूज करने के लिए करीबन 10 साल लगती है, लेकिन इसने 1 सेकंड में ही इसको यूज कर लिया। काफी ज्यादा ताकतवर है ये। उसके बाद डेसर एजस की तरफ काफी ज्यादा पत्थरों को फेंकने लगता है, लेकिन एजस उसके पत्थरों को जमा के तोड़ देती है। उसके बाद डेसर उसमें फायर मैजिक का यूज करता है, लेकिन एजस काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो उसके आइस मैजिक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद एजस पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रख देती है और सोचती है कि बस अब तो हम जीत ही गए। लेकिन वो देखती है कि डेसर कोई स्पेल कास्ट कर रहा होता है, लेकिन किस पर कर रहा था ये पता नहीं चलता। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि भाई साहब उसने अपनी पूरी स्पेल को भाई साहब पूरे क्लॉक टावर पे कास्ट कर दिया है।
उसके बाद में अनाउंसमेंट होती है कि जिसने भी इस टावर को पूरा कंप्लीट कर दिया है उसका नाम है टेसर। भाई साहब ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, कहते हैं भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उस मोटू का खून खोने लगता है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो लोग मीटिंग करते हैं और वहां पर वो और कहता है कि ब्रिजेश ने जरूर कोई चीटिंग किया उसको जिताने के लिए। तभी वो मोटू कहता है कि भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी कॉम्बिनर हमारे मैजिक नाइट को नहीं हरा सकता है, इसमें जरूर ब्रिजेश ने कोई चीटिंग की है। तभी वहां पर दो लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है ब्रिजेश के खिलाफ, तो हम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तभी उनका हेड उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैंने ए रैंक वाले को पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये मीटिंग मैंने इसीलिए रखी थी ताकि मैं तुम लोगों के ओपिनियन सुन सकूं। मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं है, मैं ए रैंक का टैग दे चुका हूं। और तभी वो लोग नाम डिक्लेयर करना चालू करते हैं, लेकिन हमें वो सुनाई नहीं जाते। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एजस और डेसर आपस में बात कर रहे होते हैं और एजस कहती है कि तुमने ऐसी कौन सी चाल चली थी। तभी डेसर कहता है कि मेरा पहला प्लान तो ये था कि हम सभी अल्फा क्लास वालों को लड़वा के तुम लोगों को हरा दें। और कहता है लेकिन तुम तो काफी ज्यादा होशियार निकली, तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया। पर मैंने सोचा कि उससे अच्छा मैं पूरे क्लॉक टावर पे अपना मैजिक का यूज कर लूं। उसके बाद में उसने एनालिसिस करना चालू कर दिया और उसके बाद में मैजिक का यूज करके उस क्लॉक टावर को ही अपना पूरा मैजिक जनरेट कर दिया। उसके बाद में ऐसा सोचने लगती है कि वो पूरे मैच में सिर्फ उसकी उंगलियों पे नाच रही थी, क्योंकि डेसर का ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि वो किसी को हराए, वो सिर्फ जीतना चाहता था। और डेसर कहता है कि अगर तुम्हारी तलवार थोड़ी सी भी तेज होती तो हम ये मैच हार जाते। तभी वहां पर प्राम और रोमांटिका आ जाते हैं, तो वो उन लोगों के बाल सहलाने लगता है और कहता है तुम लोग काफी अच्छा लड़े। तभी एजस उन लोगों को देखती है और कहती है कि ये लोग आपस में कितना ज्यादा क्लोज हैं। तभी वो वहां से जाने लगती है और डेसर से कहती है कि मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करनी है। तभी वहां पर रोमांटिका उससे मना कर देती है, लेकिन डेसर कहता है कि तुम शाम को आ जाना, हम तुम्हें अपनी पार्टी के नियम बता देंगे। उसके बाद वे तीनों ब्रिजेट के पास जाते हैं और उन्होंने पहले से इन लोगों की जीत की खुशी में पहले से ही केक बना के रखा था और उन लोगों को सिंगर रैंक में प्रमोट भी कर दिया गया है। और वो अपने पास को याद करने लगती है और वो सोचती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे एक बच्चा मिला था जिसने कि मुझसे कहा था कि तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो, और उसने उस बच्चे को काफी ज्यादा अच्छे से मैजिक सिखाया था। उसके बाद वो तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने एक बार अल्फा क्लास को ज्वाइन कर लिया तो हम लोग काफी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। लेकिन डेसर अभी भी पता नहीं कुछ सोच ही रहा था, लेकिन वो दोनों डेसर को मना लेते हैं और एक मॉल में आ जाते हैं। और सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि रोमांटिका अलग अलग कपड़े पहन के उन दोनों को दिखा रही थी, और जब भी वो कुछ अलग से कपड़े पहनकर बाहर आती थी तो डेसर बस शर्मा के यूं कह देता था कि वो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन वो सोच रही थी कि मुझे कुछ और सुनना है। तभी वो कुछ अतरंगी कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और डेसर कहता है कि हाँ वो इसमें काफी अच्छी लग रही है। पर हमें पता चलता है कि वो रोमांटिका से नहीं बल्कि प्राम से कह रहा होता है, मतलब उसने उस बार भी अटेंशन पूरा क्रैक कर लिया था। और उसके बाद प्राम डेसर की मदद कर रहा था उसके कपड़े सिलेक्ट करने में, और उसके बाद में वो रोमांटिका पे चिल्लाने लगता है और कहता है थोड़ी देर शांत रहोगी, मुझे डेसर के कपड़े सिलेक्ट करने हैं और सबसे पहले उसकी टाई। डेसर रोमांटिका की तरफ इशारे करके कहता है कि भाई इसको शांत कराओ, मेरा दिमाग पक गया। उसके बाद में रोमांटिका मुंह नीचे करके कहती है कि भाई मैं इसको नहीं रोक सकती, इसको रोकना नामुमकिन है। उसके बाद में प्राम की टांग दुखने लग जाती है, लेकिन फाइनली ये मुकाबला खत्म होता है। उसके बाद में वो लोग सोचने लगते हैं कि भाई साहब हमें लग रहा था कि सबसे ज्यादा रोमांटिका टाइम वेस्ट करेगी, लेकिन प्राम ने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। और वो सोचता है कि अब हम उसके क्या भी कह सकते हैं, बच्चा छोटा सा है। उसके बाद में वहीं पर एजस आ जाती है और एजस कहती है कि मुझे घूमना काफी ज्यादा पसंद है और ऐसे ही अकेले। तभी डेसर कहता है कि क्या मेरी पार्टी के साथ आ सकती हो। तभी वो उसका गलत मतलब निकाल लेती है। एजस उससे कहती है क्या तुम पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये तो नहीं कह रहे कि मुझसे तुम वापस से लड़ना चाहते हो। उसके बाद में डेसर कहता है कि नहीं मुझे नहीं लड़ना है अब तुमसे। तभी वो कहती है अरे डरो मत, मैं मजाक कर रही हूँ। तभी डेसर सोचने लगता है भाई इतनी गंदी शक्ल बना के कौन मजाक करता है। उसके बाद वो दोनों उन दोनों के पास आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि भाई साहब प्राम एक काफी ज्यादा मेहनत करके टॉय को निकालने की कोशिश कर रहा था और वो फाइनली टॉय को निकाल लेता है। उसके बाद में वो सोचता है कि बस डेसर के साथ अब पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो लोग एजस को वहां देख के काफी ज्यादा जोर के चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एजस प्राम को उठा के डेसर के बगल में खड़ा कर देती है। और तभी प्राम तो शांत हो जाता है, लेकिन रोमांटिका काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो सोचती है कि इसने फाइनली मेरा पत्ता कट कर ही दिया है। उसके बाद में वो कहती है कि चलो हमको फ्लाइन बोर्ड गेम खेलना चाहिए। उसके बाद वो लोग गेम में आ जाते हैं, लेकिन प्राम फिर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि वो फिर से एजस की टीम में आ चुका है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन डेसर रोमांटिका से कहता है कि अब तुम्हारे सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक नाइट है, उससे सामने तुम्हें युद्ध करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्राम काफी ज्यादा खतरनाक मूड में आ चुका था और वो सोचता है कि इस गेम को खत्म करने के बाद मुझे फाइनली डेसर की टीम में जाने का मौका मिलेगा, और वो फाइनली उस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। और भाई साहब क्या ही खेल रहे थे, दोनों टक्कर पे चल रहे थे। और तभी रोमांटिका अपने एयर मैजिक का यूज करके फाइनली एक गोल कर ही देती है, लेकिन डेसर कहता है कि भाई मैजिक का यूज करना अलाउड नहीं है। तभी एजस कहती है कोई दिक्कत नहीं है। तो डेसर सोचने लगता है कि भाई साहब अब तो कुछ होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद एजस भी अपने आइस मैजिक का यूज करके एक गोल कर देती है। उसके बाद में रोमांटिका काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और कहती है अब होगी ना टक्कर की फाइट। तभी हम देखते हैं कि भाई साहब डेसर भी कुछ करने लगता है। उसके बाद डेसर इनवर्स मैजिक का यूज करके एजस के मैजिक को तोड़ देता है और एक गोल कर देता है, और उसके बाद वो लोग जीत जाते हैं। और अब एजस भी जाने लगती है और कहती है कि मुझे अपने साथ खिलाने के लिए तुम लोगों का काफी ज्यादा थैंक यू। उसके बाद वो जब जाने लगती है तभी रोमांटिका कहती है कि चलो हाँ फाइनली इसका चेहरा अब देखने को नहीं मिलेगा। तभी वो कहती है कि भाई हम एक ही क्लास में आ चुके हैं, अब हमारा चेहरा रोज देखना पड़ेगा एक दूसरे को। हाँ तो ये बात यहीं पे खत्म होता है और अगला पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें लास्ट फाइट दिखाई जाएगी और उसमें अब देखना ये है कि ये लोग उस ड्रैगन को हरा भी पाते हैं या इस बार भी हार जाएंगे। तो अगला सीजन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उसके लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, क्योंकि मेहनत भी काफी लगी है। बाय बाय।